हेलो मित्रों, हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में हिमालय की नदियाँ सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हमें बात करना है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। देखिए भैया, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़े थे तो हमने समझा था कि ये वाला हिस्सा जो भारत का प्रायद्वीपीय कहलाता है। अच्छा भैया, आज हमें प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ पढ़नी है जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां आज हम लोगों को पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत। अच्छा देखिए, भारत का मानचित्र है और ये यहाँ तक ही हमने बनाया है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यहीं तक लगभग समाप्त हो जाती हैं, उड़ीसा तक। ठीक है, तो इतना हिस्सा बनाया है हमने केवल। और ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये हुगली नदी है, हुगली नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है और हुगली नदी में दामोदर नदी मिल रही है। अच्छा, ब्लू कलर की जो नदियां हैं वो इन जो मेन नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं, कुछ ब्लू कलर में दिखाई गई हैं। ठीक है, और ये जो रेड कलर में दिखाई गए हैं ये जो है जहां से नदियों का उद्गम स्थान है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला और ये। अच्छा, और ये जो है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दामोदर नदी ये वाली है, हुगली नदी ये वाला, और फिर स्वर्ण रेखा नदी है, फिर उसके बाद में ये नदी आपकी बैतरणी नदी है और ये आपकी जो है ब्राह्मणी नदी है। ये वाली नदी आपकी जो है वो बैतरणी, ब्राह्मणी और फिर महानदी। ठीक है, और उसके बाद में सबसे बड़ी ये वाली गोदावरी नदी है और फिर किसड़ा, फिर पेन्नार है, फिर कावेरी, फिर बैगाई, फिर ताम्रपड़ी। अच्छा भैया देखिए, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं उसमें ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। उत्तर वाला इलाका ये है, दक्षिण वाला साइड ये वाला है, तो उत्तर से दक्षिण में उनको क्रम में अरेंज करिए। पहला क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो उस पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी डायरेक्ट ये जल अपना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराता, लेकिन अपना जल जो बंगाल हुगली नदी के सहायता से अपना जल बंगाल की खाड़ी में जरूर गिराता है, तो इसलिए जो है सबसे पहला दामोदर नदी, फिर उसके बाद में स्वर्ण रेखा है, फिर उसके बाद बैतरणी है, फिर ब्राह्मणी है, फिर महानदी, गोदावरी, किसड़ा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई और ताम्रपड़ी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार है: दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, किसड़ा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई और ताम्रपड़ी। अच्छा भैया देखिए, पहले क्वेश्चन का तो जवाब हमें मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम एक एक करके जो है अपनी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिएगा दामोदर नदी के बारे में। देखिए दामोदर नदी हमने छोटा नागपुर पठार हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम छोटा नागपुर पठार जब हम पढ़ रहे थे भारत के पठार वाले चैप्टर को, तो हमने जो है छोटा नागपुर पठार का जिक्र उसमें किया था। तो देखिए जो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर पठार के ठीक बीचों बीच से प्रवाहित होते हुए जो है भ्रंश घाटी में बहते हुए अपना जल हुगली नदी में गिराती है। और हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है। हुगली नदी दामोदर नदी की जल को लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो हमने दामोदर नदी के बारे में 2 पॉइंट जाना। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के ठीक बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी अपना जल जो हो वो बंगाल की खाड़ी में तब ले जाके गिराती है। यानी दामोदर नदी अपना जल डायरेक्ट रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती, ये इनडायरेक्टली अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अच्छा, फिर उसके बाद में हमें पढ़ने हैं स्वर्ण रेखा नदी। देखिए स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है और 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पहला है आपका झारखंड, दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से प्रवाहित होती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है और 3 राज्यों मतलब झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से प्रवाहित होती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। देखिए जो छोटा नागपुर पठार है वह एक औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते वहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ, और इन फैक्ट्रियों से जो भी कूड़ा करकट कचरा निकलता है वो स्वर्ण रेखा नदी में डाला जाता है। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है और जिसके कारण स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल का बोला जाता है। जैविक मरुस्थल वाली नदी कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा नदी ही जैविक मरुस्थल वाली नदी है। देखिए
एक बार रिवीजन। झारखंड, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है, ठीक है। और ये जो है 3 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। छोटा नागपुर पठार से जो भी कूड़ा करकट कचरा निकलता है वो स्वर्ण रेखा नदी में डाला जाता है। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक पॉइंट और है कि झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर भैया बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में इतनी बातें हमें जाननी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अपने बैतरणी नदी के बारे में। देखिए, बैतरणी नदी जो है वो पूरी तरीके से उड़ीसा की नदी है। बैतरणी नदी पूरी तरीके से उड़ीसा की नदी है। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैतरणी नदी उड़ीसा की ही क्वेझर पठार से निकलती है। कहाँ से? वो लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, उड़ीसा के क्वेझर पठार से निकलती है। तो बैतरणी नदी उड़ीसा के क्वेझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर ही मुहाना बनाती है। ये अन्य राज्यों में नहीं प्रवाहित होती, केवल उड़ीसा में ही प्रवाहित होती है। तो बैतरणी नदी वो केवल पूरी तरीके से जो है वो आपके उड़ीसा की नदी हो जाएगी। तो उड़ीसा के क्वेझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर ही अपना मुहाना बना लेती है। बस इतनी बातें जानी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ये वाली नदी आपकी जो है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। देखिए, ब्राह्मणी नदी भी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती थी, वैसे ब्राह्मणी नदी भी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। अच्छा, देखिए, दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी, ये तीनों नदियां जो है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत से निकलती हैं, ठीक है। और वहीं जो है बैतरणी नदी ये उड़ीसा के ही क्वेझर पठार से निकल जाती है, ठीक है। तो इन चारों नदियों, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, इन चारों नदियों में से केवल बैतरणी नदी ही ऐसी नदी है जो उड़ीसा के क्वेझर पठार से निकल जाती है। बाकी 3 नदियां ऊपर की जो है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही निकलती हैं और चारों की चारों नदियां उड़ीसा के तट पर ही अपना मुहाना बनाती हैं। अच्छा, बैतरणी नदी होगा, ब्राह्मणी नदी। अच्छा, ब्राह्मणी, अब उसके बाद हमें पढ़ना है महानदी के बारे में। देखिए, जो आपकी महानदी है, महानदी जो हम लोग जो है भारत का पठार वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने जो है एक पढ़ा था छत्तीसगढ़ में एक है दंडकारय का पठार, ठीक है। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के दंडकारय पठार के अंतर्गत निकलती है। छत्तीसगढ़ के दंडकारय पठार के अंतर्गत से ही निकलती है और अपना मुहाना जो है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अच्छा, महानदी का जो मैदानी इलाका है छत्तीसगढ़ में, उसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन। हमने क्या बोला? हमने बोला छत्तीसगढ़ के दंडकारय पठार से निकल गई महानदी, और महानदी का जो मैदानी इलाका है छत्तीसगढ़ में, उसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन। और छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो धान की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। उसमें धान की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, इसीलिए जो है महानदी के मैदानी इलाकों यानी छत्तीसगढ़ बेसिन को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहा जाएगा। महानदी कहाँ से निकली? महानदी जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारय पठार से निकलती है। अच्छा, उसके बाद में हमें महानदी के बाद में पढ़ना है गोदावरी नदी। ये देख रहे हैं ना, गोदावरी नदी वाली काफ़ी सहायक नदियाँ भी इसकी हमने बनाई है, तो उस सब पे चर्चा करेंगे। देखिए, गोदावरी नदी के बारे में पहले ये जान लेते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है भैया। अगर हम उत्तर भारत को छोड़ दें, दक्षिण भारत की बात करें, तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 1465 किलोमीटर लंबाई के साथ में गोदावरी नदी सबसे लंबी सहायक नदी है दक्षिण भारत की। अच्छा, वहीं पूरे भारत की अगर बात कीजिए टोटली, अब हम उत्तर भारत को भी अगर भारत में शामिल कर लेते हैं, तो गोदावरी नदी पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। पहली लंबी सहायक नदी अब हो जाएगी गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर लंबाई के साथ में गंगा पहले स्थान को होल्ड करेगी और दूसरा स्थान जो होल्ड करेगा वो गोदावरी हो जाएगी 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ में। और वही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो वो गोदावरी नदी हो जाएगी। अच्छा,
फिर देखिए गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा अथवा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि दक्षिणी भारत की बूढ़ी गंगा अथवा वृद्ध गंगा किसको कहा जाएगा, गोदावरी नदी को कहा जाएगा। अच्छा, अब हमें बात करना है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से उसका उद्गम स्थान होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था पश्चिमी घाट पर्वत, याद है ना, पश्चिमी घाट पर्वत। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो हम देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर नासिक के पास त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबक, ठीक है, त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर नासिक के पास त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और वहीं पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी नदी भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए नदियाँ बनाते हुए हो सकता है कि मतलब फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है नदियों में, लेकिन ये है कि आप लिख लीजिए कि गोदावरी नदी 3 राज्यों से होकर प्रभावित होती है। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य है तेलंगाना। ठीक है, तो गोदावरी नदी 3 राज्यों से होकर प्रभावित हुई भैया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित नासिक के पास त्र्यंबक नामक स्थान से निकली। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दी। गोदावरी नदी की जो हमें कुछ सहायक नदियों की बात करनी है। देखिए गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम लिखिएगा। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम लिखिएगा। जो साथ ये ब्लू कलर की जो है वो सहायक नदियां हैं। देखिए सबसे पहला नाम है प्रौरा। ठीक है, प्रौरा, प्रौरा, प्रौरा। ठीक है, प्रौरा। फिर पूड़ा, प्रौरा, पूड़ा। ठीक है, फिर लिखिएगा बेनगंगा, पेनगंगा, बेनगंगा, पेनगंगा। फिर प्राणहिता, इंद्रावती, फिर मंजीरा। ठीक है, प्रौरा, पूड़ा, बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। कितनी नदियाँ होगी देखिए। गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि प्रौरा है, पूड़ा है, बेनगंगा है, पेनगंगा है और बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। इतनी नदियाँ जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, इनमें से मंजीरा एकमात्र सहायक नदी है गोदावरी की, तो दक्षिण की ओर से प्रवाहित होते हुए गोदावरी में मिलती है। देखिए ये नदी कौन सी है, नदी हमने जो बनाई है मंजीरा। तो पूछा जाए गोदावरी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण की ओर से प्रवाहित तो होकर गोदावरी नदी में मिलती है उसका नाम है मंजीरा। ये वाला भाग दक्षिणी है, ये वाला भाग उत्तर है। तो दक्षिण की ओर से प्रवाहित होते हुए कौन सी नदी मिली, दक्षिण की ओर से प्रवाहित होते हुए जो मंजीरा नदी मिली। अच्छा, गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है बेनगंगा। बेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अच्छा भैया, इतनी बातें हमें गोदावरी नदी के बारे में जाननी चाहिए। जितने भी पॉइंट हो सकते थे गोदावरी नदी के बारे में उतने हमने डिस्कस कर दिए। ठीक है, अच्छा अब हमें जो पढ़ना है वो आपका कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई और ताम्रपड़ी नदी को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा पर इसके ये पढ़ने के पहले जो है हम थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करते हैं जो भी हमने पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि आज हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम जो है दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई, ताम्रपड़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने दामोदर नदी पढ़ा। दामोदर नदी के बारे में हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहते हुए ये अपना जल जो है ले जाके हुगली नदी में गिरा देता है। दामोदर नदी जो है वो डायरेक्ट अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराता, यानी इनडायरेक्ट रूप में अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराता है हुगली नदी की सहायता से।
फिर हमने पढ़ा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है और 3 राज्यों मतलब एक था आपका झारखंड, दूसरा था पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा में प्रभावित होती है। उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है और झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर, वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। छोटा नागपुर पठार का औद्योगिक कचरा जो भी निकलता है वो स्वर्ण रेखा नदी में डाला जाता है, जिससे ये काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। इसमें जलीय जू नहीं पाया जाती, इसलिए इसे जो है वो आपके जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी को। अब उसके बाद में हमने पढ़ा बैतरणी। बैतरणी के बारे में हमने इतना पढ़ा कि बैतरणी नदी जो है पूरी तरीके से उड़ीसा की नदी है। ये उड़ीसा के कोइझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर ही मुहाना बना लेती है। अच्छा, फिर हमने ब्राह्मणी नदी के बारे में पढ़ा। ब्राह्मणी नदी भी झारखंड की राजधानी रांची के बिल्कुल पास से निकलती है और उड़ीसा तट पर ही अपना मुहाना बनाती है। अच्छा, और फिर हमने ये देखा कि ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी, ये तीनों नदियाँ जो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही निकलती थी और केवल बैतरणी नदी ही एकमात्र ऐसी नदी थी जो उड़ीसा के कोइझर पठार से निकलती थी। फिर हम आए महानदी के पढ़ने में। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के दंडकारय पठार से निकलती थी और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती थी। और महानदी का जो मैदानी इलाका था छत्तीसगढ़ में, उसे छत्तीसगढ़ बेसिन कहा गया, महानदी बेसिन कहा गया। इसमें धान की काफ़ी उपजाऊ, इसकी भूमि जो है धान के लिए काफ़ी उपजाऊ होने के कारण इसे जो है धान का कटोरा कहा गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन को। फिर हम आए गोदावरी नदी को पढ़ने के बारे में। गोदावरी नदी के बारे में हमने इतना जाना कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबाई है। फिर और पूरे भारत में बात की जाए तो दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, पहले स्थान पे गंगा आ जाता है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि गोदावरी को भारत की बूढ़ी गंगा अर्थात वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अच्छा, फिर हमने गोदावरी नदी का उद्गम स्थान देखा कि ये जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित नासिक के पास त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अच्छा, और फिर हमने इसकी गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियाँ देखी, परौरा, पूड़ा और पेनगंगा और प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा एकमात्र ऐसी सहायक नदी थी जो दक्षिण की ओर से प्रवाहित होते हुए जाके गोदावरी में मिली और सबसे लंबी सहायक नदी गोदावरी का बेनगंगा था। अच्छा भैया, हमने इतना बात कर चुके हैं। अब हमें जो जिस टॉपिक पे बात करनी है, जो किसड़ा, पेन्नार, कावेरी, बेगाई और ताम्रपड़ी, इसको पढ़ने से पहले हम जो है देखते हैं कि जो आपकी हिमालय की नदियाँ थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इन सब नदियों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसको समझ लेने के बाद ही हम जो है किसड़ा, पेन्नार, कावेरी, बेगाई और ताम्रपड़ी नदियाँ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, जो आपकी हिमालय की नदियाँ, ठीक है, जैसे हमने जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत बहुत ही प्राचीन है। ये जो है अफ्रीका से सटा हुआ था, फिर टूट कर उससे अलग हुआ, तब जाके जो है जब ये उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रहा था तब यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। जब हिमालय का निर्माण हुआ तब जाके हिमालय की नदियों का निर्माण हुआ। यानी कि जो हिमालय की नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अभी भी नवीन है, ठीक है, मतलब नवीनतम है। तो ये बात की जाए, देखिए नदियों की 3 अवस्थाएँ होती हैं। पहला होता है युवावस्था, दूसरा होता है प्रौढ़ावस्था, तीसरा होता है वृद्धावस्था। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जो हिमालय की नदियां हैं वो जो है अपने युवावस्था में है, मतलब फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, युवावस्था में है। और जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो सेकेंड स्टेज में है, मतलब वो प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है। अच्छा, प्रौढ़ावस्था में भैया देखिए, हिमालय की नदियाँ युवावस्था में है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है। देखिए, युवावस्था होने का मतलब ये है कि अभी भी उनमें जो है जैसे कोई नदी है वो अपने घाटी को, जो भी जिस घाटी में वो बहती है उसे जो है गहरा करती रहती है, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो लगभग अपने घाटी को गहरा कर चुकी हैं, लेकिन जो हिमालय की नदियाँ हैं वो अपने घाटी को अभी भी गहरा कर रही हैं और कर नहीं चुकी हैं, ठीक है, मतलब अभी भी अपने घाटी को गहरा कर रही हैं। और जबकि ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने घाटी को गहरा कर चुकी हैं। अच्छा, जब ये नदियाँ पूरी की पूरी नदियाँ जब अपने घाटी को गहरा करते करते समुद्र तल को प्राप्त कर लेंगी, उसी दिन इनका जो है मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तब वृद्धावस्था के बाद में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हमने एक बात समझी, हमने ये समझा कि हिमालय की नदियाँ युवावस्था में हैं और वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्रौढ़ावस्था यानी सेकेंड स्टेज में है। अच्छा, फिर हम देखते हैं दूसरा अंतर देखते हैं। देखिए, दूसरा अंतर ये है कि जो आपकी हिमालय की नदियाँ हैं वो काफ़ी लंबी नदियाँ हैं, ठीक है।
हिमालय की नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से काफ़ी लंबी लंबी नदियाँ, ठीक है। जैसे बात की जाए गंगा की लंबाई, तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। वहीं दक्षिणी भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, उसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। मतलब ओवरऑल बात की जाए तो 1000 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो आपकी हिमालय की नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से काफ़ी लंबी नदियाँ हैं, ठीक है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर ये है कि जो आपके हिमालय की नदियां हैं वो बर्फवाहिनी है। इससे तात्पर्य क्या है? देखिए, बर्फवाहिनी होने से तात्पर्य है कि उनमें हिमालय की नदियों में जल वर्ष भर समुचित रूप से भरा रहता है, ठीक है। समुचित रूप से भरा रहता है, इसी का तात्पर्य है कि बर्फवाहिनी होने से, ठीक है। तो हिमालय की नदियाँ बर्फवाहिनी है, इनमें साल भर जल समुचित रूप से भरा रहता है, जो भी हिमालय की नदियाँ हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी हैं, ये जो है मौसमी है, ये बर्फवाहिनी नहीं है। ये केवल जो है ये इनमें जल केवल बरसात के दिनों में ही रहता है, और गर्मी के दिनों में ये लगभग सूखने के कगार पे आ जाती है, ठीक है। तो तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने अंतर ये देखा कि जो हिमालय की नदियां हैं बर्फवाहिनी हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो मौसमी हैं। अब बर्फवाहिनी है, कैसे बर्फवाहिनी है हिमालय की नदियाँ, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हिमालय की नदियाँ जो हैं, हिमालय की नदियों को जल 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहले ये जानिए, हिमालय की नदियों को जल 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है वर्षा का जल और दूसरा है ग्लेशियर का जल, ठीक है। ग्लेशियर का जल, देखिए ग्लेशियर का जल कैसे प्राप्त होगा, कहा यह जाता है, मतलब देखिए कुछ बातें समझनी चाहिए। जब हम अपने पृथ्वी तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई पे जब हम अपने पृथ्वी तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में 6.5 डिग्री यानी 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। मतलब अगर पृथ्वी तल ये है और अगर हम इससे 1000 किलोमीटर ऊंचाई पे गए तो क्या होगा कि वहाँ पे अगर यहाँ पे जो है लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है 23-23.5 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 23.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे 1000 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। मतलब 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा ऊपर जाने से। तो होता ये है कि अगर पृथ्वी तल से 4400 मीटर, ठीक है, कितनी, पृथ्वी तल से 4400 मीटर यानी 4400 मीटर, 4400 मीटर अगर हम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री पाया जाता है। टेम्परेचर कितना पाया जाता है? 0 डिग्री। देखिए, पृथ्वी तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग गए तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर कितना मिला? 0 डिग्री में मिला। अच्छा, 0 डिग्री पर हमें पता है कि पानी बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। और वहीं आप याद करिए कि जो हिमालय की ऊंची ऊंची शिखर थे, ऊंचे ऊंचे जो भी शिखर थे, उनकी ऊंचाई कितनी थी? उनकी ऊंचाई भैया 44 नहीं, उनकी ऊंचाई जो 8611, 8848 मीटर, लगभग सभी की ऊंचाई जो है वो 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर थे, ठीक है। तो जो भी देखिए, तो 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हो जाते हैं। तो जैसे ही ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, अब इससे -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री बढ़ता जाएगा ऊपर जाने से, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है ग्लेशियर बन जाते हैं, ठीक है, बर्फ़ बन जाता है, ग्लेशियर बन जाता है। तो ग्लेशियर बन जाता है। अब जैसे ही इन ग्लेशियरों पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इन ग्लेशियरों का ये ग्लेशियर जो हो वो गलने लगते हैं, और जो भी पानी इन ग्लेशियर जो है गलने लगते हैं, और इससे निकलता हुआ पानी जो है वो आपके जो है हिमालय की नदियों को प्राप्त होता रहता है। तो देखिए, वर्षा हो या ना हो, ठीक है, हिमालय की नदियों को जल इन ग्लेशियरों से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हिमालय की नदियों को जल के 2 स्रोत, एक तो हो गया आपका वर्षा का जल, दूसरा हो गया आपका ग्लेशियर का जल। ग्लेशियर का जल उन्हें मिलता रहता है, तो अगर वर्षा होती है या वर्षा नहीं होती है तो भी इनमें जल साल भर समुचित रूप से बना रहता है, ठीक है। अब वहीं अगर बात की जाए आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ
केवल मौसमी है। अगर बरसात होती है तो इनमें जल की मात्रा बनी रहती है, अगर बरसात नहीं होती तो जल की मात्रा इनमें नहीं बनी रहती है। अच्छा, अगर पश्चिमी घाट पर्वत पर जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनकी औसत ऊंचाई ही 600 मीटर है, 600 मीटर है। और हमें जो है हिम रेखा यानी 4400 मीटर, जहाँ पे बर्फ़ बनेगा पानी, उसकी 4400 मीटर ऊंचाई हो जाती है। तो ये 600 मीटर हो जाता है, तो काफ़ी नीचे होने के कारण इस पर जो है ग्लेशियर नहीं पाए जाते। और जब ग्लेशियर ही नहीं पाए जाते तो इन नदियों को जल ग्लेशियर से तो मिलेगा ही नहीं। तो केवल ये अब डिपेंड होती हैं कि बरसात हो तो फिर इनमें जो है जल की मात्रा समुचित रूप से बनी रहेगी। तो तीसरा हमने ये पढ़ा कि जो हिमालय की नदियाँ हैं बरसवाहिनी है, क्योंकि इनमें जल वर्षा से भी प्राप्त होता था, और अगर बरसात नहीं होती है तो इन्हें जल जो है वो ग्लेशियर से प्राप्त होता रहता है। और वहीं जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ केवल मौसमी है। अगर बरसात होती है तो जल की मात्रा बनी रहती है, अगर बरसात नहीं होती है तो ये नदियाँ जो है सूख जाती हैं। अच्छा भैया, फिर उसके बाद में हम देखते हैं चौथा जो आपका डिफरेंस है हिमालय की नदियाँ और आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। देखिए, हिमालय की नदियाँ जब जैसे पर्वत से निकलती हैं हिमालय की नदियाँ, ठीक है, तो ढाल काफ़ी अधिक होती है, और ढाल काफ़ी अधिक होने के कारण जो है ये तीव्रतम गति से प्रभावित होती हैं। और जब ये जैसे ही ये मैदानी इलाकों में पहुँचती हैं, जैसे ये मैदानी इलाकों में पहुँचती हैं, ढाल काफ़ी कम हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, कभी इधर जाएंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी ऐसे ऐसे चलने लगती हैं। देखो, जहाँ पे ढाल देखेंगी वहीं इनका प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इसे बोला जाता है विसर्पण करना। तो हिमालय की नदियाँ विसर्पण करती हैं। जो उत्तरी का मैदान है उसमें जैसे ही मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं विसर्पण करना शुरू कर देती है। तो हिमालय की नदियाँ विसर्पण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विसर्पण नहीं करती हैं। चौथा डिफरेंस ये हो जाएगा दोनों के बीच में, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में चौथा डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट रिविजन करते हैं। देखते हैं, पहला, हिमालय की नदियाँ अपने युवावस्था में हैं, और वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में, यानी हिमालय की नदियाँ अभी भी नवीनतम है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्राचीन है, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि हिमालय की नदियाँ काफ़ी लंबी नदियाँ हैं, और वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय नदियों की तुलना में छोटी नदियाँ हैं। अच्छा, तीसरा हमने ये पढ़ा कि जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बर्षवाहिनी हैं, और वहीं उनको जल जो है वो ग्लेशियर का जल और वर्षा का जल दोनों से प्राप्त होता है। और वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी है, केवल इन्हें जल जो है वर्षा का जल से ही प्राप्त होता है। चौथी हमने ये देखा, चौथा डिफरेंस, कि हिमालय की नदियाँ विसर्पण करते हुए चलती हैं, और वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विसर्पण नहीं करती हैं। अच्छा, डिफरेंस हो गया। अच्छा, इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई और नर्मदापुरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके जो है कृष्णा और पेन्नार, कावेरी, बैगाई, तामपड़ी नदियों पे कुछ जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उनको लेके। देखिए, अगर एक साथ है इतनी नदियाँ पढ़ लेंगे, अभी भी जो कृष्णा है इनकी भी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, और आपने गोदावरी की ऑलरेडी कई सहायक नदियाँ पढ़ी, तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो है पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।